अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आई एम आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे थोड़ा, जो हम देख रहे हैं कि एक टेंशन सी हुई है चाइना बॉर्डर पे और इंडिया बॉर्डर पे, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ और अब इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा। क्योंकि चाहे इंडिया में कोई टेंशन हो या चाइना में हो या अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान पे उसके इफेक्ट्स पड़ते हैं और पड़ोसी के तौर पे पड़ने भी चाहिए। और हमें जो है ख़ास तौर पे मुझे और जो मेरे साथ दूसरे कोलीग्स हैं हमारे, हमें ये सब कुछ देख के अच्छा नहीं लगता। बहुत अफसोस होता है जब हम टीवी पे देखते हैं कि किस तरह से जो है वो आर्मी के जो लोग हैं वो वहाँ पे शहीद हुए हैं और उसके बाद उनकी फैमिलीज को दिखाया जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी एक तरह से डिप्रेसिंग होती है उन लोगों के लिए भी जो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो सबसे पहले मेहमानों का तारुफ, हमें जी इंडिया से ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने। आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं और हम इनको अक्सर इंडियन चैनल्स पे देखते रहते हैं बात करते हुए। और ख़ास बात ये है कि जब शैलेंद्र सिंह साहब बात करते हैं तो उनके बात में या उनके स्टाइल में हमें पाकिस्तानी पैनलिस्ट के साथ वो नफरत नज़र नहीं आती जो अक्सर हम देखते हैं। और ये चीज़ मैं समझती हूँ होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ बात तो करें, लेकिन हमारे एक दूसरे के लिए नफरत ना हो, बल्कि हम एक दूसरे को अच्छे पड़ोसियों की तरह समझने की कोशिश करें। तो मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूंगी और ज़रूर कहूंगी कि मैंने जो है वो सर से बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है और कुछ थोड़ा बहुत सीखा भी है। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और जी पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब ने। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, आप भी जो है वो इंटरनेशनल और जो नेशनल मीडिया है उस पर हम इन्हें देखते रहते हैं। और आप में भी वही बात है कि हमेशा हमने पॉजिटिव बात करते सुना है और हमेशा हमने ये देखा है कि कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा बोला जाए और कुछ टेंशन जो है वो हर तरफ कम की जाए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले सिंह साहब आपकी तरफ चलूंगी, आखिर ये हुआ क्या है चाइना के साथ आप लोगों की? पहले तो कभी इस तरह की टेंशन देखने में नहीं आई, कम से कम मेरी जनरेशन ने नहीं देखी। उससे पहले जो हुआ हो 62 में वो एक अलग बात है, लेकिन अब ये चीज यहाँ तक क्यों चली गई है? थैंक यू वेरी मच। आपने हमें आपके प्रोग्राम पर बुलाया। ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं आपके साथ, ब्रिगेडियर साहब के साथ, अपना हिंदुस्तान का जो भी परसेप्शन है, जो भी हमारे व्यूज हैं, मैं आपके साथ एक्सचेंज कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ा बढ़िया सवाल आपने कहा कि क्या हो गया ऐसा। देखिए, हुआ ये कि 53 साल के बीच का जो हमारा आपस का विश्वास है वो एक इंसिडेंस ने तोड़ दिया। ये वो वाली बात है कि 53 साल हमने हमेशा से, हमारे बीच में बॉर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, समझौते हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं। हम लोगों ने हमेशा अपने आपस के जो बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो बातचीत के जरिए सॉल्व करे हैं। और हमारे बीच में बड़ा यूनिक बॉर्डर सॉल्विंग का जो सॉल्यूशन था वो ये था कि अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल लेकर बताऊं कि 1992 में भी जब मैं इसी इलाके में था पेंगोंग त्सो के, तो हमारे लिए बड़ा सिंपल होता था बॉर्डर डिस्प्यूट का कि अगर उनके फिंगर 8 से कोई पेट्रोल हमारे फिंगर 4 की तरफ आई और हमारी पेट्रोल फिंगर 4 से 8 की तरफ जा रही थी, और अगर उनका आमना सामना हो गया तो ड्रिल्स बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन देखिए, समझौते, ड्रिल्स और ये सब जो है, ये किसके लिए होते हैं? दीज आर फॉर दी जेंटलमैन। जो शरीफ लोग हैं वो आपस में इन समझौतों को मानेंगे और माना करते रहे हैं, करते आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने उनकी जो भी स्ट्रेटेजिक मजबूरी है, और वो मजबूरी सबको दिख रही है, वो मजबूरी सिर्फ एक है कि कोरोना से किसी तरह ध्यान भटकाया जाए, क्योंकि वर्ल्ड पूरा का पूरा चाइना के पीछे पड़ा हुआ है, ब्लेम कर रहा है, और वो बड़ा सक्सेसफुली उसको हटा भी पाया है। क्योंकि अगर 5 मई के बाद से अब तक आप देखें तो आप पाएंगे कि एकदम से चाइना और कोरोना का न्यूज गायब हो गया है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ न्यूज चल रही है इंडिया चाइना के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है।
कहीं एक अलग ही दर्जे की उपाधि दे दी कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, जबकि दोनों ने अभी तक अपनी मेच्योरिटी दिखाई है कि एक दूसरे पर गोली नहीं चलाई। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे साथ हैं, रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इस बार गलत हो गई। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, आपने बात सुनी, आप एग्री करते हैं कि जो कर्नल साहब ने कहा कि वाकई इस तरह से है, या आप समझते हैं कि कुछ और वजह भी हो सकती है इस सारे डिस्प्यूट की? बहुत शुक्रिया। जहां तक चाइना और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट का ताल्लुक है, तो वो तो इंडिया के पैदाइश से जो मनमोहन लाइन है या इसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और वो तकरीबन उनके जितना भी बॉर्डर है तकरीबन 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा है, और उसमें वेस्टर्न साइड पर भी है, मिडल में भी है और ईस्ट में भी है। इसमें इनके ज़ाहिर है कि एक जंग भी हुई थी जो 62 में था, और उसका जो मेन फोकल सेंटर था वो ये लेह और तिब्बत का और ये वाला इलाका लद्दाख का। और इसके अलावा जो शुरुआत उसकी हुई थी, डिस्प्यूट जब दो मुल्कों के बॉर्डर्स होते हैं, और फिर जाहिर है कि पहले यहाँ पर एक कॉलोनियल पावर था, तो उसकी एक फॉरवर्ड पॉलिसी थी, तो वो फॉरवर्ड पॉलिसी इंडिया को जाहिर है कि वर्षे में मिली, और उन्होंने उस फॉरवर्ड पॉलिसी को परसू करते हुए 62 में नेहरू की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी उसके नतीजे में फिर 1962 की जंग हुई, और उसमें अमेरिका ने या वेस्टर्न पावर ने इंडिया का साथ दिया, और लेकिन वो काफी बिलेटेड था। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त एक रिस्ट्रेंट दिखा दिया, और एक नेबर होने के लिहाज से, और जब इंडिया उस वक्त ट्रबल में था और 2 फ्रंट वार उस पर आसानी के साथ मुसल्लत हो सकती थी, लेकिन एक नेबर के, हालांकि दोनों के दरमियान कश्मीर का तनाज़ा भी था, और उस तनाज़े के बारे में खुद इनके जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके अल्फाज है कि वी डोंट वांट फोर्स मैरिजेस, ये जब यहाँ पर हालात बेहतर हो जाएंगे तो वील गो, एंड दे वेंट टू द यूएन, और फिर प्लेबिसाइड पर एग्री कर गए। इसी तरीके से जो चाइना के साथ जो बॉर्डर है, तो वहां पर तो एक इनके चाइना के जो इरिटेंट्स है, एक तो ये है कि बॉर्डर इशू है, दूसरा ट्रेड इशू है, और तीसरा दलाई लामा का इशू है, और चौथा जाहिर है कि अभी सीपेक उसमें ऐड हुआ है कि वो इनका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, गेम चेंजर है, और उसको भी वो थ्रेट महसूस कर रहे हैं। और ये थ्रेट कैसे मैनेज हुआ, क्योंकि इंडिया के जो कुछ मिलिट्री और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने कुछ इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे दिए, और जब कश्मीर को इंटीग्रेट कर दिया इन्होंने, जो जम्मू और लद्दाख एरिया को, वैली को इंडिया के यूनियन में, तो फिर उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आ गई कि हम गिलगित बल्तिस्तान और इसके अलावा जो AJK है उसको लेने के लिए या इंटीग्रेट करने के लिए भी हम तैयार हैं। तो वहां पर जो तीन चार मैं कहता हूं कि शायद उस पर हम बाद में आए, लेकिन पहली बात ये है कि ये कन्फ्लिक्ट नया नहीं है, पुराना है। हाँ, अलबत्ता अब गोलियां तकरीबन मेरे ख्याल में 75 के बाद ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जिसमें भी ये फेस ऑफ उसको हम कहते हैं, या फिजिकल पुशिंग कहते हैं, या यूज ऑफ मतलब है कि नॉट फायर आर्म्स, तो इस किस्म का कम्बैट हुआ है, लेकिन कैजुअल्टीज हुई है और तनाव बढ़ा है। और यकीनी तौर पर ये कोरोना का सिलसिला पुराना हो गया, पूरे दुनिया का इशू हो गया, और चाइना ने तो उसको संभाल लिया है, फिर यूरोप को रोनता हुआ वो अमेरिका चला गया, पाकिस्तान और इंडिया भी उसके जद में है, और दुनिया के तकरीबन 200 से ज्यादा ममालिक है। तो पेंडेमिक कहाँ से भी शुरू हो जाए, ख्वाह वो स्पेन से हो, ख्वाह वो चाइना से हो, ख्वाह कहीं और से हो, प्लेग हो, तो वो एक इंटरनेशनल वबा है, और इंटरनेशनल वबा को इंटरनेशनल तौर पर डील किया जाता है कि नहीं एक मुल्क उससे तवज्जो हटाए या उसको डील किया जाए। तो मेरे ख्याल में इस पर मेरा टेक जो है वो ये है कि ये इनका पुराना था नाज़े, इसके कोरोना से लेना देना नहीं है। जी कर्नल साहब, इसका जैसे कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब के कोरोना से लेना देना नहीं है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि ये आप लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे, या आप इससे और आगे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है आपको? देखिए, इसमें दो बातें हैं। ब्रिगेडियर साहब का अपना परसेप्शन अपनी जगह ठीक भी हो सकता है। मैंने कहा कि इस समय चाइना ने सक्सेसफुली
कोरोना का प्रेशर उनके ऊपर जो पूरे वर्ल्ड में आ रहा था उससे लोगों को डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि 7 मई से अब तक अगर आप देखें तो कोरोना और चाइना से रिलेटेड डिस्कशंस नहीं हो रहे, न्यूज में नहीं आ रहे। हर जगह न्यूज़पेपर हेडलाइंस में इंडिया चाइना के लड़ाई की बातें चल रही। तो मेरा सिर्फ कहना था कि कोरोना के लिए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस बार चाइना को ब्लेम कर रहा था कि अगर आपने ये समय पर बता दिया होता, मैं एग्री करता हूं ब्रिगेडियर साहब से कि ये वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता था, लेकिन उसको छुपा के रखना या उसको समय पर डिक्लेयर कर देना, शायद पूरा वर्ल्ड इससे बच जाता, कम हो जाता, प्रिकॉशन ले पाता। जिस तरह की मौत अब हो रही है लोगों की, पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैल गया, हो सकता है, देखिए आशावादी होना चाहिए कि अगर कोई चीज समय पर पता चल जाए तो उसका शायद इलाज और उसका प्रिकॉशन लेना आसान है। मेरा कोरोना से रिलेटेड सिर्फ इतना था, मैंने खुद ही कहा 53 साल से हमारे और उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। एलएसी का मतलब ही यही है कि हमारी एक एलएसी है, उनकी एक एलएसी है, हम तो मानते हैं, हमने कभी इस बात से इनकार नहीं किया। उनके और हमारे बीच में 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा जो बॉर्डर है, उसमें कम से कम नहीं तो 50 से 60 एनक्लेव्स ऐसे हैं जहां हमारी क्लेम्ड एलएसी चाइना के अंदर है और चाइना की क्लेम्ड एलएसी हमारे अंदर। जहां तक बात आ गई स्पेसिफिक, अगर हम लद्दाख की करें, और जैसा ब्रिगेडियर साहब का एप्रीहेंशन है कि शायद कुछ लीडर्स ने, कुछ लोगों ने कहा कि हम चीजें वापस लेकर रहेंगे, तो ये तो हमने आज पहली बार नहीं कहा, हमने तो बहुत पहले से कहा है। हम पीओके लेकर रहेंगे, हम अक्साई चिल लेकर रहेंगे, हम अपना हर वो इलाका जो हम अपने देश का समझते हैं उसके ऊपर हम अपना क्लेम करेंगे। और इसको, जिसको बोलते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए कि जनाब अगर कोई चीज मेरी है और अगर मैं उसके लिए अपने आप को और अपनी जनता को और अपनी नई पीढ़ी को बताऊंगा नहीं तो बात मर जाएगी। आप ये किसको नहीं मालूम कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही देश था? ये कैसे मालूम है? क्योंकि हमने पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात बताई है कि पाकिस्तान और हमारे, आप और हम एक जैसी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? हमने अपनी अपनी लैंग्वेज अलग क्यों नहीं कर ली? क्योंकि ये हमें विरासत में मिली। आपको आपके माँ बाप ने हिंदी में बात अगर करी ही नहीं होती तो आपको हिंदी कैसे आती? हमारे यहाँ 30 करोड़ मुसलमानों के बीच उर्दू कैसे चल रही है? अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, यूपी, उत्तर प्रदेश में ऑफिशियल लैंग्वेज रही है उर्दू। तो ये जो चीजों की जब हम बात करते हैं तो हमें ये जरूर समझना चाहिए कि जो चीजें हम अपनी समझते हैं, अपनी समझते आए हैं, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन करना हम सबका फर्ज है। और इसी के तहत हम लोगों को बताते हैं कि यस, पाकिस्तान हमारा अपना भाई था, हम दोनों भाई बिछड़ गए, आपस में नहीं बनी, कोई भी वजह कर दीजिए, लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स चला दी, देशों ने अपनी पॉलिटिक्स चला दी, और इस वजह से हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आपस का जो बोलने का प्यार है, पब्लिक का प्यार है, वो खत्म तो नहीं हुआ। अदरवाइज आप बता दीजिए आप और मैं बात क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसी कोई जानी दुश्मनी होती, ऐसी कोई तनातनी होती जिसमें हम एक दूसरे को टॉलरेट ही नहीं कर सकते, तो फिर बात किस बात की? ये लैंग्वेज चेंज हो गई होती पिछले 25 साल में, 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में। अगर हम लोग आपस में, और जैसा आपको भी पता है, एटलीस्ट मुझे यहाँ बड़े अच्छे से पता है कि जो लोग हमारे पाकिस्तान, लाहौर, रावलपिंडी जाकर आते हैं, एक अलग प्यार का मैसेज वापस लेकर आते हैं कि जो वहां हमारे साथ हुआ, मतलब इतना अच्छा व्यवहार सोच नहीं सकते। तो अगर, अब ये तो वही बात होगी, अगर हमारी आपस में जानी दुश्मनी है तो वो वापस आके तो ये बोलने चाहिए कि नहीं जी वहां तो तनातनी चली हुई है, मारामारी चली हुई है, हमारे को तो देखते ही लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। नहीं, चाय पिलाते हैं दुकान में लोग, इंसिडेंसेस हैं कि चाय पिलाई है, सामान दिया है, पैसे भी नहीं लिए। बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड में बता दीजिए इसका एग्जांपल कहाँ है? अगर बर्लिन वॉल टूट सकती है, कोरिया अपने डिफरेंसेस ठीक कर सकता है, उम्मीद ये जरूर रखी जा सकती है कभी ना कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भी बहुत अच्छा माहौल रहेगा। और माहौल खराब है कहाँ?
सिर्फ एक ही मुद्दे पर हमारा माहौल खराब, टेररिज्म को लेकर आपकी सोच और हमारी सोच शायद नहीं मैच खा पा रही। हम आपको ब्लेम कर रहे हैं और आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं जी आपका गलत है ये ब्लेम। सिर्फ इसी बात पर मेजर डिफरेंस है। लेकिन सर, जिस तरीके से आप लोग चाइना के साथ डील कर रहे हैं, जिस तरह से आप चाइना को जवाब दे रहे हैं, अगर इस तरह की कोई चीज पाकिस्तान की तरफ से होती है तो बिल्कुल आप लोगों के तेवर बदले होते हैं, और तरह की बात हो रही होती है। पहले मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ और फिर यही बात मैं आपकी तरफ लाऊंगी। क्यों ब्रिगेडियर साहब, हमें तो कहते हैं घुस के मारेंगे, और चाइना को कहते हैं बस प्रोडक्ट्स बंद कर दें चाइना की, चाइना का सामान इस्तेमाल ना करें, चाइना के खाने मत खाएं। ये फर्क क्यों है? और ये मेरे ख्याल में कि जो इंडिया एक बड़ा मुल्क है, हमारा पड़ोसी है, इकट्ठे हमारे तकरीबन आज़ाद हुए थे 14 और 15 अगस्त को 1947 को। लैंग्वेज की बात है, रहने की बात है, ये सारी चीज़ें अगर पर मौजूद है, लेकिन ये एक हकीकत है कि दो मुल्क है, ये एक हकीकत है कि दो कौमी नज़रिया है, ये एक हकीकत है कि वहाँ पर एक डोमिनेंट रिलीजन हिंदुइज्म है और अब हिंदुत्व है, और यहाँ पर इस्लाम है। ये भी एक हकीकत है कि वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पर भी। ये भी एक हकीकत है कि हमने जंगें भी लड़ी है, और 65 की लड़ी है, 48 की लड़ी है, इसके अलावा बाकी भी छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट 71 के हुए हैं, हमारा मुल्क भी 2 लख्त हुआ है। अब ये भी हकीकत है कि जो इंडिया का जो अपना एक बड़े भाई का जो जो किरदार होता है, या जो उसकी सोच होती है, या उसका जो स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन होता है, या उसका जो बड़ा फन होता है, वो बड़ा फन पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली, और पॉलिटिक्स को दे दे, आप मिलिट्री को दे दे, आप जिसको भी दे दे, लेकिन ये चीज हमने नहीं देखी है। वो हमारी आज़ादी को वो बंटवारा बोलते हैं, और या कहता है अनफिनिश्ड एजेंडा बोलते हैं। हम कश्मीर जिसके बारे में वादा किया गया है, ये खुद इन्हें मतलब है कि अक़वाम मुत्तहिदा में गए, उसकी करारदादें पास हो गई, वादे भी हुए, लेकिन उनको वो हक नहीं दिया गया कि अगर ये प्लेबिसाइट हो जाता, नेहरू के ज़माने में हो जाता, जब वो शास्त्री साहब के ज़माने में हो जाता, उसके बाद हो जाता, तो ये डिस्प्यूट लोग ख़त्म करते हैं। अब यूरोप की मिसाल दे के वो एक दूसरे के गर्दन पर थे, वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड उन्होंने लड़ी है, लेकिन उसके बाद सॉफ्ट बॉर्डर आ गए, उनके ट्रेड आ गए, यूरोपियन यूनियन बन गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज हम नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? कि बेलिजरेंसी है, और बेलिजरेंसी आपने हमेशा देखा होगा बड़े की तरफ से होती है, ताकतवर की तरफ से होती है। और दूसरी बात ये है कि वो बेलिजरेंसी के जो काजेज हैं, वो ये है, सबसे बड़ा जो कश्मीर कोर इशू है, अगर उसको कोई कोर इशू नहीं समझता, उसको उस हिस्से को लोग इंटीग्रेट कर दे अपने आईन को, जो उनके साथ एक उनका जो एक्सेशन था, उस एक्सेशन को भी खत्म कर ले, फिर उनके लिए एक नया सिटीजन एक्ट ले आए, और फिर वहां पर जो लॉकडाउन, दुनिया को आप लॉकडाउन में देख रहे हैं खुद को, अभी हमारा किस किस्म का लॉकडाउन है, लेकिन जो कश्मीर में लॉकडाउन है वो तो इनकम्युनिकेटर्स हैं, उनके हर कॉर्नर पर, हर कूचे में सिपाही और उसके बैरियर मौजूद है, वो अपने लोगों से वो नहीं करते। तो जाहिर है कि इस किस्म के हालात में अगर वन साइडेड अप्रोच अडॉप्ट करे, तो उसको हम या कंप्लीसेंसी करेंगे कहेंगे, या उसको सरेंडर कहेंगे, और उसको तो जाहिर है कि इस किस्म के स्पिरिट तो उधर से दिखाने चाहिए थे, लेकिन जब वो नहीं है, और अब उनका तनाजा जो आपने बात की उसकी तरफ आता हूँ कि चाइना के साथ हो जाता है, तो ये तो खुद कहते हैं कि हम 2 फ्रंट वार को अफोर्ड कर सकते हैं, एंड वी कैन हैव अ लिमिटेड वार विद पाकिस्तान अंडर 2 न्यूक्लियर ओवरहैंग्स। अगर ये अप्रोच है उनकी, तो इस अप्रोच के साथ अगर आप बॉर्डर पर इस किस्म के स्किर्मिशेस होते हैं, तो जाहिर है फिर आपको वो चीज लगती है जो नैरेटिव है, कि इनका नैरेटिव फिर गिलगित बल्तिस्तान है, जिस तरीके से कहते भी हैं, या आज़ाद कश्मीर है, और वहां पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, फिर हमारा जो पानी है, आप कहते हैं हम इस पानी को समंदर में नहीं बहने देंगे, या अपने ये पानी को हम डाइवर्ट करेंगे। अबाउट 66 कैस्केड्स ऑफ ये जो मुख्तलिफ बंद और मुख्तलिफ डैम्स, मुख्तलिफ डाइवर्शन टनल्स और ये चीजें जो ये बना रहे हैं, तो जाहिर है इनके जो हमने अभी तक के 72-73 साल का जो नेबरहुड है,
इस नेबरहुड को हमने एक डिस्ट्रस्ट के तौर पर देखा है, एक वो जंगी हालत में देखा है। अब वो ये दहशतगर्दी कहाँ से आ गई है? ये दहशतगर्दी तो इसकी तो तारीफ भी नहीं है दुनिया में, अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी तारीफ नहीं है। आज जिसको आप दहशतगर्द हैं वो कश्मीर तो फ्रीडम स्ट्रगल है और वो फलस्तीन में फ्रीडम स्ट्रगल कर रहा है। दूसरा वो अगर उसको इजराइल दहशतगर्द कहता है या इसको इंडिया दहशतगर्द करता है तो उससे दहशतगर्द वो नहीं बन जाता। अगर वो वहां पर पुलवामा में कोई हमला करता है और वो कश्मीरी है और उसको आप दहशतगर्द समझते हैं, जिसके आप हाथ पांव आपने बांधे हुए हैं और जिसको आप मेडिसिन भी नहीं दे रहे हैं, एजुकेशन भी नहीं दे रहे हैं और लॉकडाउन किया, तो वो क्या करेगा? तो जाहिर है मैं ऐसे हालात में कह रहा हूँ कि जो चाइना के साथ इनका इस हालत में रिस्ट्रेंड है या ये जो चुप साथ लिए हुए हैं या इस किस्म की इनकी पॉलिसी है, तो जाहिर है कि बड़े के सामने दबना और छोटे पर चढ़ दौड़ना ये एक बड़े मुल्क की या बड़े दिल वाले की निशानी नहीं है। जी कर्नल साहब, आपने बात सुनी, तो आप क्या कहेंगे कि आज वही सवाल आपसे भी है कि आप लोग का बदला हुआ रवैया क्यों है कि चाइना के साथ और तरह से और पाकिस्तान से और तरह से डील करना है? ये ब्रिगेडियर साहब की मैं एक एक बात का जवाब दूंगा, जिससे क्लैरिफिकेशन जरूर आए। ब्रिगेडियर साहब ने कहा हिंदुत्व। मुझे आज तक हिंदुत्व हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी पॉलिटिक्स में पिछले 70 साल की अगर बात करें, एक दो दिन की बात मत करिए, 70 साल में कहीं पर भी ये नहीं आया। बहुत बढ़िया बात है। मैं तो कहूंगा कि अगर आरजू मैडम दिल्ली में बाई चांस हमारे पड़ोस से गुजर जाएं तो हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि आरजू मैडम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का ट्रेंड है ही नहीं, ये हमारे कैरेक्टर में नहीं है। और इसका एक जीता जाता उदाहरण है कि हमारे यहाँ अगर हम बोलते हैं सेकुलर हैं, उसमें ऊंच नीच आ सकती है। 130 करोड़ लोग अगर हैं उसमें ऊंच नीच जरूर आ सकती है, लेकिन एज अ स्टेट पॉलिसी बिल्कुल नहीं। अनफिनिश्ड एजेंडा है किस चीज का? प्लेबेसाइट। प्लेबेसाइट सर, मुझे आप एक बात बताइए, प्लेबेसाइट JNK में होनी चाहिए क्योंकि कहीं UN में आपने और हमने जाकर एक्सेप्ट किया है, जरूर होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हमने तो कभी नहीं मना किया। और बहुत बढ़िया बात है कि ये सवाल बाई चांस मैं उसमें हाजिर था कि जहां कोई फॉरेन के कम से कम 10 से 12 जनरल साहब बैठे थे और उन्होंने ये सवाल पूछा और जवाब हमारे आर्मी चीफ का बहुत बढ़िया था कि प्लेबेसाइट हम कब बोल रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए उसकी बाकी कंडीशंस के साथ। आप सिर्फ वर्ड प्लेबेसाइट को मत पकड़े। प्लेबेसाइट किस माहौल में होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, कौन कितनी फोर्सेस POK से विड्रॉ करेगा, उसे आर्मी फ्री बनाएगा, उसके अंदर क्या माहौल पैदा होगा, उसके बाद प्लेबेसाइट जरूर होनी चाहिए। क्योंकि ये आप भी जानते हैं, बिल्कुल लॉजिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि अगर 47 के टाइम प्लेबेसाइट करा ली होती तो शायद वो इंडिया के फेवर में ही जाती, लेकिन नहीं, क्योंकि उस समय इंडियन फोर्सेस वहां एक तरह से लिबरेटर के तौर पर पहुंची। इस वजह हो सकता है फोकस और बायस दोनों ही चीजें, वहां के किंग का, हरि सिंह जी का बायस टोटली इंडिया की तरफ था, तभी तो उन्होंने एक्सेशन साइन किया, अदरवाइज वो क्यों करते। जहां तक बात आ गई कश्मीर कोर इशू है, मैं बोलता हूं सर कोर इशू क्या है कश्मीर में? क्या कश्मीर की जमीन कोर इशू है? कश्मीर के लोग कोर इशू हैं? क्या है कोर इशू? मेरे लिए कश्मीर के अंदर सिर्फ एक ही कोर इशू है और वो है दहशतगर्द। चाहे आपका परसेप्शन है कि वो हमारी JNK की खुद की लोगों की भी हो सकती है, उसमें लोग हैं, उसमें मैं बिल्कुल मना नहीं कहूंगा। ये बिल्कुल गलत होगा अगर मैं ये बोलूं कि 100 टेररिस्ट हैं टोटल मिलाकर और 100 के 100 पाकिस्तानी हैं, ये गलत बात है। हमने कभी नहीं क्लेम किया। हमने सिर्फ ये क्लेम किया, हमारा परसेप्शन है कि बॉर्डर के पार से जिस तरीके का उनको सपोर्ट मिलता है वो हमारे लिए हानिकारक है, नहीं होना चाहिए। और ये बात बहुत किस्मत से एक प्राइम मिनिस्टर
इमरान खान साहब यूनाइटेड नेशंस की उसमें भी बोलते हैं, ट्रंप के साथ खड़े होकर प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हैं। ये तो गलत नहीं। देखिए, हो सकता है हिंदुस्तान का कोई लीडर गलत बोल गया, हमारे तो अपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि इस दहशतगर्दी से हम भी उतने ही तकलीफ में हैं जितना भारत है, और हमारी पिछली गवर्नमेंट्स ने कहीं कुछ खबर और चीजें ऐसी गलत करी हैं जिसके वजह से हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए और ये हमारे बियॉन्ड कंट्रोल चली गई। अदरवाइज मुझे आप एक बात बताइए, दो आदमियों को, एक सेकंड, दो आदमियों को दहशतगर्द जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस एक्सेप्ट करती है, डिक्लेयर करती है प्रूफ के साथ, अगर हम उन दो को एक सेकंड के लिए, पाकिस्तान की तरफ से बात करता हूं, कि अगर उनकी बलि चढ़ भी जाए किसी वजह से, क्यों वो अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते अगर वो इतने बढ़िया पाकिस्तानी है? कि अगर हमारे देश की सारी तकलीफें, हमारे ऊपर से ये ठप्पा टेररिस्ट होने का खत्म हो सकता है, तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक्चुअली इस कैरेक्टर के हैं नहीं। जहां तक आपने बात करी दो फ्रंट वॉर की, हमने ये कभी नहीं बोला सर कि हमें दो फ्रंट वॉर करना है। हमने इनकी वीडियो क्यों सर, आपकी वीडियो बंद हो जाती है बार बार? इसलिए क्योंकि कॉल आ गई, उस वजह से होगी वो। मैंने काट आप बिल्कुल मत। जहां तक हमारे आर्मी चीफ ने कहा, अगर मैं उनके वर्ड रिपीट करता हूं, कहीं कोई ऊंच नीच वर्ड में कर रहा हूं तो बताइए। उन्होंने कहा इंडिया नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ टू फ्रंट वॉर। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इंडिया नीड्स टू इनिशिएट अ टू फ्रंट वॉर। जी नहीं, हमने इनिशिएशन की बात कभी नहीं करी। आपको मालूम है, हमारा तो रिकॉर्ड पर है, नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर, ये हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। मेरे दोनों तरफ के जो मेरे नेबर्स हैं, उनकी ये पॉलिसी नहीं है, उन्होंने कभी नहीं कहा। हम फिर भी कह रहे हैं, ठीक है, सरकारें बदल रही हैं, समय बदल रहा है, भारत बदल रहा है, अब हम भी बोलने को तैयार हैं कि कब तक हम ये बोलकर रखें। अब हमने भी क्या बोलना शुरू कर दिया कि जो हमारी नीतियां हैं वो हम रीइवैल्यूएट कर सकते हैं। ये जो नो फर्स्ट यूज वाला है, ये हमारे गले की फांसी नहीं बन सकता। जरूरत पड़ने पर हम इसे रिव्यू करेंगे। आपने सर एक बहुत जरूरी बात करी, उस पर मुझे बोलना जरूर पड़ेगा। दो, एक है वो पानी वाली बात और एक है चाइना के साथ चुप रहने वाली बात। देखिए, जब देशों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं और वो डिफरेंसेस एक हद पार कर जाते हैं, तो पानी की भी हद पार होती है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हो सकता है आपकी बात जायज हो कि पानी जैसी चीज हमें क्यों रोकनी चाहिए, लेकिन आपको भी मालूम है रुकी तो नहीं। हमने काम का रिकंसिडर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अगर आपके और हमारे बीच की बाकी सारी ट्रीटीज टूटती नजर आ रही हैं, तो हम इस ट्रीटी के ऊपर भी रिकंसिडर कर रहे हैं कि हमें भी क्या अपने तरफ से नहीं तोड़नी चाहिए। जैसे कि आपने जब कहा चुप्पी साधे हैं, 53 साल से चुप्पी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि चाइना आदी था कि वो आएगा, थोड़ा देर बैठेगा और फिर चला जाएगा, अपनी दादागिरी, अपना सेल्फ क्लेम्ड इज्जत लेकर चला जाएगा। ऐसी आधा पहली बार चाइना को ये शौक लगा है, चाइनीज आर्मी को ये शौक लगा है कि जब वो आया और उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, तो उसने सडनली देखा कि इंडियन फोर्सेस 10 कदम आगे बढ़ाकर आपके उस 2 कदम से तीसरे कदम को चैलेंज कर रही है। ये सर चुप्पी ना समझे, इसको अगर चुप्पी समझेंगे तो ना समझी हो। उसको चैलेंज किया, उसको रोका, उसके साथ उनके एम्बेसडर ने डिक्लेयर किया कि हम आपस में ये बात करके सॉल्व करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बात हुई। लेफ्टिनेंट जनरल की बात के बाद चाइना ने एग्री किया कि वो 5 किलोमीटर वापस विड्रॉ करेगा, पुरानी एलएसी जो 5 मई से पहले की जगह थी वहां पर जाएगा। सर, इसे चुप्पी कैसे समझ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। एक प्राइम मिनिस्टर ओपनली डिक्लेयर कर रहा है बलिदान बेकार नहीं जाएगा, शहादत बेकार नहीं जाएगी। उसने इसी तरह की कुछ बात अपने देश के लिए कही थी जिसका कॉन्सिक्वेंस कितना बड़ा हो गया था। सो आप अगर इन चीजों को चुप्पी समझते हैं
तो सर मेरी सबमिशन ये रहेगी कि अगर ये आपके लिए चुप्पी है तो ये चुप्पी चलती रहे। लेकिन सर यही बात आप उस वक्त क्यों नहीं करते जब आपके यहाँ से बार बार ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस पकड़ी भी जाती है, जासूस भी पकड़ा जाता है, और बार बार खुल्लम खुल्ला कहा जाता है कि जी सपोर्ट करेंगे वहां पे जो लोग इस तरह की कोई गलत बात कर रहे हैं हमारी हुकूमत के खिलाफ, जो गन उठा रहे हैं उनको आप सपोर्ट करना कहते हैं, और अगर कोई इस तरह की बात यहाँ से कोई कश्मीर को सपोर्ट करे तो आप कहते हैं कि नहीं वो हमारा अपना मामला है, आप लोग गलत बात कर रहे हैं। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और मेरी दरखास्त है आपसे, इसे ओपनली मेरे आंसर को सुनो, ओपन माइंड के साथ सुनो, सच बताइए। ब्रिगेडियर साहब का फौजी एक्सपीरियंस है, वो भी इस चीज को मॉनिटर करते होंगे, उन्होंने भी सुना होगा, देखा होगा। कितने बलूचिस्तान ट्रेनिंग कैंप इंडिया में है? आज तक अगर पाकिस्तान ने एक ट्रेनिंग कैंप भी क्लेम किया हो, हमें ब्लेम किया हो, तो भी मुझे समझ में आएगी कि शायद हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। हमने हमेशा, हमारी जो मीडिया में, पॉलिटिक्स में जो बात आती है वो हमेशा से यही आती है, क्यों ना किया जाए। क्योंकि अगर हम शक करते हैं, हमारा विश्वास है कि पाकिस्तान हमारे यहां टेररिज्म फैला रहा है, ऐसा हमारा विश्वास है। परसेप्शन सही है गलत है बात नहीं हो रही, लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों ना हम बदले में बलूचिस्तान में कुछ करें। करा तो नहीं है ना, बात हो रही है, एक तरह से थ्रेट हो रही है कि अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो हमें मजबूरन शायद इसी तरह की चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन बाय द वे, इंडिया ने आज तक कहीं पर भी किसी पड़ोसी देश के साथ दादागिरी की अप्रोच रखी ही नहीं है। ये जो हमने जेंटलमैनलीनेस, अच्छी तरह बात करने की, मित्रता से बात करने की, दोस्ती से बात करने की, रिलेशंस की बात, मैं बोल रहा हूं कि पाकिस्तान हमारा भाई था, दो भाइयों में नहीं बनी। नेपाल अकेला वर्ल्ड का हिंदू स्टेट है, कई बार उसके साथ भी ऊंच नीच हुई है। बांग्लादेश जिसको हमने लिबरेट करा दिया, उसके साथ भी ऊंच नीच हुई। लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए, ये मेरी दरखास्त है। जी ब्रिगेडियर साहब आपने बात सुनी, लेकिन अगेन मैं वही कहूंगी कि सर वहां से तो इनके जासूस भी पकड़ा गया है और फिर भी कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। जी ब्रिगेडियर साहब। आरजू अच्छा है, कर्नल साहब ने लिबरेट का लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिसको हमने लिबरेट कराया है, और यही चीज इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी बांग्लादेश जाकर उनको बताया कि आप खुद आजाद नहीं हुए, वो आपके लिए हम लड़े हैं, आपको हमने आजाद कराया है। और यही बात है कि अगर दहशतगर्द थे तो ये मुक्ति बाहिनी भी तो दहशतगर्द थे, उस दहशतगर्दों को आपने पनाह क्यों दे दी? और उनसे ईस्ट पाकिस्तान को, पाकिस्तान आर्मी उसके हुदूद थे, उनके अपने जो राफियाई सरहदी थी, पाकिस्तान तस्लीम शुदा था, उसको क्यों पामाल किया? और अब उसको क्लेम भी करते हो बड़े सतह पर, प्राइम मिनिस्टर के सतह पर। और इसके अलावा जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उसने भी कहा कि हमने दो कौमी नजरिए को बहरी बंगाल में डबो दिया है और हमने 1000 साल का बदला लिया है। ये 1000 साल का बदला कौन सा था? और दूसरी बात, ये बहरे बंगाल में आपने जो नजरिए को नहीं डबोया जाता, आपने एक सरहद अलग कर दिए, वो भी मुसलमान मुल्क है। लेकिन लिबरेशन की जो बात करते हैं तो क्या वो पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन थी? जिस तरीके से कश्मीर में आपको ऑक्यूपेशन है कि हम उसके लिए आए हुए हैं, ऑक्यूपेशन 1 साल 2 जो 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 वो होता है, लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करना होता है, उसको 1 साल 2 साल 10 साल चलती है। वो तो मतलब है कि 70-80 साल पर तो नहीं चलती। एक बात, दूसरी बात मैं यही कहता हूँ कि जब भी ये बात करते हैं कि हमने कब को सपोर्ट किया, तो आपका जो कुलभूषण यादव साहब है, वो जो तूती की तरह बोलता है कि मैं ये कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, हमने तो कौंसलर एक्सेस भी दे दिया, हमने तो अक़वाम मुत्तहिदा तक आपको केस को लेकर गए, उधर तक भी बता दिया। फिर आपके अजीत डोल साहब की जो डिफेंस पे, उसमें कहते हैं कि ये जो दहशतगर्द है और इसको कोई 1 लाख रुपए देते तो हम 2 लाख दिया करेंगे, हमारे लिए मर्सनरी होंगे, हम तो चला रहे हैं उनको, और उनको हिट करेंगे उसके जरिए से। फिर जो हमारे साथ जो शवाहिद हैं, और जो कुलभूषण यादव के, पहले तो आप उसको ओन नहीं कर रहे थे, फिर आपने कहा रिटायर्ड ऑफिसर है, फिर आपने कहा कि नहीं आप कौंसल एक्सेस दे दो,
तो ये सारी चीजें जब रफ्ता रफ्ता साबित हो जाती है और आप उसको क्लेम करते हैं जो कि पुलवामा में कोई अटैक कर लेते हैं कि ये पाकिस्तान के फलाना ने उसको ट्रेन किया था। मैं कर्नल साहब को बड़े एहतराम के साथ हमारा एक फौजी कुलीग होने के नाते याद कराना चाहता हूँ कि देख लो, दोगली पॉलिसी नहीं चलती। जमीनी हकाइक और होते हैं, बात कुछ करना अलग बात होती है। आपके स्ट्रीट पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? ये घर वापसी प्रोग्राम कौन सा है? आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। आपने जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया, क्या ये हिंदुत्व का स्पीयर हेड नहीं है? और आपने जो सेकंड सिटीजनशिप का या थर्ड रेट सिटीजनशिप को माइनॉरिटीज को डिक्लेयर कर दिया, क्या ये हिंदुत्व नहीं है? फिर आपने सवारकर को और इसके अलावा नथुराम गाड को आपने हीरो के तौर पर पेश किया। क्या ये अंदरूनी दहशतगर्दी या वो हिंदुत्व के वो साफरान चौनिज्म नहीं है? देख लो, बात ये है, वो आपके अपने मसाइल है, लेकिन आपके अपने मसाइल जब अपने बॉर्डर से स्पिल ओवर कर जाए, उससे आपके नेबर को खतरा हो, वहां पर आपने कहा हमें फेंसिंग करने दो दहशतगर्दों के खिलाफ। हमने आपको 2003 में इजाजत दे दी कि कश्मीर के साथ आप बाढ़ बना ले, वहां पर आपने फेंसिंग कर ली, थर्मल इमेजिंग बना ली, माइन कर दिया उसको, वहां पर आपके जो फायर एंड ऑब्जर्वेशन से उसको कवर कर दिया, फिर भी आप दहशतगर्दी का वो करते हैं। तो फिर मेरे ख्याल में कि या तो आपके जो वहां पर फौजी डिप्लॉयड है ना कमी है, या इसके अलावा आपके जो अंदर तकरीबन 8 लाख से ज्यादा फौजी है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप क्यों कश्मीरियों को, अगर वो आपके साथ हैं और आपका भरोसा है, तो वो एक तो ये है कि वहां पर डेमोग्राफिक कम्प्लेक्शन के लिए आप सिटीजनशिप का जो बिल ला रहे हैं या लाए हुआ है कि वहां पर 5 साल नौकरी करे, 7 साल नौकरी करे तो वो कश्मीर का बाशिंदा बन जाएगा। तो आप तो डेमोग्राफिक कम्प्लेक्शन प्लेबिसाइड के लिए चेंज कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपने, अगर वो आपके साथ है तो लॉकडाउन क्यों तकरीबन 10 महीनों से जारी है, और वो वर्ष किस्म का लॉकडाउन है। अगर आप समझते हैं कि लद्दाख पीसफुल है, तो लद्दाख को आपने फिर और इसी तरीके से उसको क्यों शामिल कर दे, इंटीग्रेट कर लिया? क्या ये इंटीग्रेशन जरूरी था? अगर आपका वादा प्लेबिसाइड का है, अगर प्लेबिसाइड है तो क्या आप इंटीग्रेटेड यूनियन यूपी में कर लोगे, लखनऊ में कर लेंगे, कोलकाता में कर लेंगे? नहीं करेंगे, वो आपका हिस्सा है। लेकिन इसको जब आपने हिस्सा बना दिया, इस मीन यू हैव डिफाइड नाउ कॉन्स्टिट्यूशनली द प्लेबिसाइड राइट ऑफ द कश्मीरीज। और अगली बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपको चाइनीज को ब्लेम करते हैं। देख लो, चाइना के आपके साथ बहुत बड़ा ट्रेड है। चाइना आपका सबसे बड़ा नेबर है। चाइना एक न्यूक्लियर सुपर पावर है। इसके अलावा चाइना का जो उधर नेबर है वो भी सुपर पावर है, जो रशिया है। इसके इधर भी जो पाकिस्तान है सुपर न्यूक्लियर पावर है, और आप भी न्यूक्लियर पावर है। क्या हमने, अगर इंडिया है और वो उसके तनाज़ात अपने नेबर्स के साथ है, जो कि सबसे बड़ा नेबर चाइना है, पाकिस्तान है उसके साथ है, बांग्लादेश है उसके साथ है, नेपाल है उसके साथ है, तो ये इसका मतलब है कि ये अपने नेबर्स के साथ पीसफुल नहीं रहना चाहता। और फिर जो आप बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो ये तो आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, ये तो आपका जो सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। अगर हम कहते हैं तो आपके जो 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 आप कहते हैं उसको सामने लाते हैं, या जो आप करते हैं उनको सामने लाते हैं। तो आप हमें बता दें कि कुलभूषण यादव हमारा है या आपका है, और वो क्या कर रहा था बलूचिस्तान में? क्या वो दहशतगर्दी नहीं कर रहा था? तो ये चीजों को काइंडली, अगर आप उसको, आपके स्ट्रीट्स पर क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, वहां पर मतलब है कि गौ माता के नाम पर उनको ज़बह किया जा रहा है। और जिस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन वहां पर आपने कहा कि मुसलमान तो कोरोना लेकर आए, ये कोरोना बम है, ये आपके नैरेटिव्स हैं जो चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली दीज थिंग्स आर सपोज टू बी एड्रेस्ड ऑन योर ओन ग्राउंड। हम कहते हैं कि भाई आपका जो महात्मा गांधी था वो आपका लीडर था, उसका पोर्ट्रेट, लेकिन अभी तो वहां पर सावरकर का पोर्ट्रेट आ गया। वहां पर तो अब सड़कें उनके नाम पर होने लगी, वो जो एयरपोर्ट से उनके नाम से होने लगे। तो ये चीजें आपको एड्रेस करनी होगी। ये जो साफरान चावनिज्म है, या जो हिंदुत्व है, या इसके अलावा जो आरएसएस है,
काइंडली इसको एड्रेस करो, ऐसा ना हो कि कल पूरी इंडिया को ये इंटरनली इतना डिस्टेबलाइज कर जाए, इतना हेट्रेड उधर बन जाए कि वहां पर किसी के लिए रहना और मतलब है कि वो महाल हो जाए, तो फिर इंटरनल इम्प्लोजन आपका आ जाएगा और उस इम्प्लोजन से हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए कि आप हमारा नेबर है, तो इंडिया जो बाकी नेबर्स है वो भी नहीं बचेंगे। आपने देख लो 18 लाख लोगों को, मोर ऑलमोस्ट अबाउट 2 मिलियन बंगालियों को आपने ग्रीटूज में उसको डाल दिया है कि भाई ये इनके शनाख्त नहीं बनती, उसका बाप किधर था, उसका दादा किधर था, वो किधर से आया था, अपनी वो हम इधर मनी ट्रेल को करप्शन के खिलाफ ट्रेस करते हैं, आप उनके आबाओ अजदाद को, उनके फैमिली ट्रेल को ट्रेस कर रहे हैं। तो ये चीजें तो है, अपनी हकीकत है जमीन की। जी कर्नल साहब, आप रिप्लाई करेंगे ब्रिगेडियर साहब को, उन्होंने जो बातें की आपसे? शुरुआत करता हूं आरएसएस से। ब्रिगेडियर साहब को शायद पता ना हो, लेकिन मैं सिर्फ खबर देने के लिए बोल रहा हूं। आरएसएस में हमारे पास मुस्लिम भी उतने ही मेंबर्स हैं जितने सो कॉल्ड आपने बोले सेफ्रॉन वाले हैं। तो जितने हिंदू हैं उसमें बहुत बहुत तादाद में हमारे पास मुस्लिम भी मेंबर्स हैं आरएसएस के। और आरएसएस कहीं पर नहीं बोलता, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ हिंदू होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी रिलीजन का कोई भी आदमी आरएसएस का मेंबर हो सकता है। हालांकि मैं मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं सारी मीटिंग्स जाकर उनकी अटेंड करता हूं, देखना चाहता हूं, क्योंकि एज अ फौजी हमें आदत है, हम किसी भी चीज की मेंबरशिप नहीं लेते हैं ज्यादातर। जहां तक मुस्लिम्स के साथ सड़कों पर क्या हो रहा है, सर हमारे पास एक बहुत ही, आप तो बहुत जेंटलमैन हैं, हमारे पास एक बहुत ही उद्यमी नेता है मुसलमानों का, ओवैसी साहब। उससे ज्यादा, ओवैसी से ज्यादा उद्यमी नेता मेरे ख्याल आपके यहां भी नहीं हो। तो और ऐसा मेरा सोच है, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं और मैं उनसे कई बार बातचीत कर चुका हूं, और मैं हर बार उनसे यही पूछता हूं कि सर ऐसा क्या है। बोले कर्नल साहब मुझे ये बताइए पहले तो कि क्या मैं हिंदुस्तान का बाशिंदा हूं या नहीं। बोले जी बिल्कुल है। तो बोले सर अगर मैं हिंदुस्तान का हूं और अगर मैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं तो मेरे ऊपर कोई क्यों ऑब्जेक्शन होगा। इस तरह का आदमी आप ही के यहां आया था, पाकिस्तान में इनवाइट हुआ था, और उसने एक ओपन मंच पर, चैनल पर बड़े क्लैरिटी के साथ कहा, पाकिस्तान मुझे माफ करें, मुझे मेरे भाई मुसलमानों को जो भारतीय हैं उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ दें, क्योंकि हमें अपनी उस किस्मत पर फक्र है और हमें उस किस्मत में आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार पाकिस्तान में मुस्लिम्स के साथ होता है, मुस्लिम की जो अलग अलग जमातें हैं उनके साथ होता है, उससे कहीं 100 गुना अच्छा मैं अपने ही देश भारत में, मैं बहुत सेफ हूं। मुझे आपकी हमदर्दी, आपके सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत। मेरे लिए, बड़ी रेयरली बोलते हैं वो बाय द वे, उनके लिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे ख्याल एक मुसलमान उद्यमी नेता अगर इस तरह की बात कर रहा है तो वो ग्राउंड पर क्या हो रहा है एटलीस्ट मुझे उसमें बिल्कुल फिक्र नहीं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ब्रिगेडियर साहब आप पढ़े लिखे हैं, आरजू पढ़ी लिखी हुई है, मैं पढ़ा लिखा हूं, पढ़े तो सही, देखे तो सही, कहां लिखा है एक बार दिखा दीजिए, मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा प्रोटेस्ट। कहां लिखा है कि सीएए में के मुस्लिम से उनकी वो छिन जाएगी और उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा? कहां लिखा है? एक होम मिनिस्टर आपको, होम मिनिस्टर के ऊपर शायद हो सकता है किसी को विश्वास हो ना हो, क्योंकि आप कह देंगे पॉलिटिक्स है। अरे जनाब वो तो जो अमेंडमेंट एक्ट है उसे पढ़ तो ले। वो इंडियन सिटीजन्स के लिए जब बना ही नहीं है तो उसके बारे में इंडियन सिटीजन्स को क्यों रगड़ना है हमने। वो बना था उन लोगों के लिए जो बाहर से आने थे, जिनको के इंडियन सिटीजनशिप देनी थी।
और अगर इसमें गलत हूं आप प्रूव करिए, मैं आपके साथ आज के बाद प्रोटेस्ट में ज्वाइन करूं। काउंसलर एक्सेस यादव वाला, देखिए ये बड़ी मेरा मेरा सोच विचार है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हम एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक हो आए हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो जस्टिस डिलीवर करना था वो मेरे ख्याल कर दिया है। इसमें हमें आपस में ब्लेम गेम ज्यादा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कहते हैं ना, जैसे आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि मुशर्रफ साहब खराब आदमी है, उन्हें सजा होनी चाहिए, ये उसके लिए हम क्यों बीच में बोले? इसी तरह हमारे यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 3 तलाक या राम मंदिर पर जो भी ये स्टैंड है वो उसके ऊपर अगर डिसीजन दे देता है, उसके ऊपर आप क्यों बोलने चाहिए? क्योंकि ये तो जुडिशरी का सिस्टम, हम आपके पे नहीं बोलते, आप हम पर मत बोलते। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर ना आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकता हूं। मौका आपको उतना ही दिया गया था जितना हमारे सालवे साहब को दिया गया था। अब ये अनफॉर्चुनेट हो गया कि जल्दबाजी में किसी भी वजह से जो आपका केस लड़ रहे थे एडवोकेट, उन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दे दिए जो अपने आप टेनेबल नहीं रहे, किसी वजह से वो गिर गए डॉक्यूमेंट्स। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपके ऊपर रोक लगा दी। आपने जो बोला इंटरनेशनल, आपने काउंसलर एक्सेस जो ऑफर करी, सर दिल पर हाथ रखकर एक अच्छे पाकिस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान नहीं सर, मुसलमान, मुसल्लम ईमान वाले मुसलमान के तौर पर बताइएगा, क्या आपने ये काउंसलर एक्सेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डायरेक्शन से पहले कभी भी दी? कभी ऑफर करी? आपने डिनाई नहीं करी। मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि आप हिस्ट्री को रेत रहे हैं, मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आपको इसका वो जरूर ढूंढना चाहिए। जहां तक फेंसिंग का सवाल है, और जहां तक 8 लाख फौज जो JNK में है, सर मेरा अगेन आपसे दरखास्त है, मैं ये जरूर मानता हूं हमारी साइजेबल फौज है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन सर आपस में पाकिस्तान में एक सर्कुलर जारी जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये फौज 3 लाख से लेके 15 लाख तक आपके वेरियस फोरम्स में क्लेम होती है। मुझे तो आज तक यही नहीं, कई बार तो मुझे अब डाउट होने लगा है कि मैं जो 3 बार श्रीनगर कश्मीर वैली में जो नौकरी कर कर आया हूं, तो इस हिसाब से तो सर सिर्फ फौज दिखनी चाहिए थी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और लोकल तो कोई दिखना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि ये आपको भी मालूम है कि अगर श्रीनगर प्रॉपर की बात कर लें तो जनाब 11 डिस्ट्रिक्ट की ही तो बात चल रही है, और 11 डिस्ट्रिक्ट का लोगों का जो डिटेल्स हैं वो आपको भी उतने ही पता है जितने मुझे पता है, कि कितने मुसलमान वहां हैं, कितने बाकी वहां हैं, उसका नंबर्स आपको पता है। तो इसका मतलब तो यही होना चाहिए कि वहां लोग तो दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि फौज उनसे ओवरटेक कर गई होगी। लेकिन ये आपको भी पता है, ये पॉलिटिकल रिटोरिक्स हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो बोलने में अच्छी लगती, ये मीडिया हाइप में अच्छी लगती ये बोलना। मैं आपको बड़ा स्पेसिफिक आरजू जी एक एग्जांपल देता हूं, और आपको जो, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन की बात करी और बड़ी उसमें, अगर आपको याद हो सबसे पहले BBC ने एक क्लिपिंग डाली थी कि बिल्कुल सूना सा एक गली है, और बताया कि परिंदा भी पर नहीं मार रहा, इतनी ज्यादा फौज है। और उन्होंने वो एरियल वो लिया था, तो कम से कम नहीं तो 2-3 किलोमीटर का इलाका दिखाने की, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि उन्होंने ये डाला। बाई चांस उस डिबेट में मैं भी था, और मेरा सवाल सबसे एक ही था कि जनाब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए क्या ये श्रीनगर है या नहीं। तो BBC करस्पॉन्डेंट ने बोला जी ये श्रीनगर का है। जो हमारे कश्मीर से भाई जुड़े थे डिबेट में, उन दोनों ने भी कहा कि ये कश्मीर का है। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छा। अब जो मैं अगला सवाल पूछूंगा आपको ईमानदारी से जवाब देना है कि क्या श्रीनगर में, कश्मीर नहीं श्रीनगर का है उनका क्लेम था, क्या श्रीनगर में मैकडोनल्ड है या नहीं? तो उन्होंने बोला जी बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा जी मैं भी कह रहा हूं बिल्कुल नहीं है। तो ये जो इस गली में ये जो मैकडोनल्ड का साइन लगा हुआ है, तो जनाब ये मैकडोनल्ड कहां से आया? तब कहीं जाकर जब हमने उन्हें बताया तो उस मीडिया के BBC के रिप्रेजेंटेटिव ने एक्सेप्ट किया कि ये हमें वहां से भेजा।
भाई आप एक बात बताइए, बीबीसी का ऐसा कौन जानदार, जान हथेली पर लेकर चलने वाला इतना बढ़िया मीडिया का बंदा है मार्क टुल्ली के अलावा, कि यस वो श्रीनगर की गली गली घूम रहा है, सब कुछ बता रहा है। 3 किलोमीटर का इलाका आप दिखा रहे हैं अपनी क्लिपिंग के अंदर, और उसमें एक भी फौजी नहीं दिखा पा रहे। ब्रिगेडियर साहब विटनेस हैं इस बात के कि हर नुक्कड़ पर वहां पर चेक पोस्ट लगी हुई है। 3 किलोमीटर तक कहीं कोई चेक पोस्ट नहीं। ये बीबीसी है और बड़ी ऑथेंटिक मानी जाती है पाकिस्तान और इंडिया में। तो जनाब मानना चाहिए आरजू, कई चीजें मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइप करी जाती, पॉलिटिकली भी करी जाती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि यस वहां पर ऐसा कोई कत्लेआम चल रहा है। क्योंकि इंडिया में एक और बड़ी खूबी है कि हम यहाँ चीजें छुपा नहीं पाते। चाइना आज भी डिक्लेयर नहीं कर रहा कि उसके कितने सैनिकों को कोई इंजरी हुई या नहीं हुई। भाई कम से कम ये तो बोल सकते हो कि नहीं जी हमारा कोई नहीं मरा, हमारे यहाँ किसी को स्क्रैच नहीं आया। क्यों नहीं बोल पा रहे? हम बोल रहे हैं ना, हमने 3 बोले थे, 3 से 20 पर आ गए, क्योंकि हमारे यहां सच्चाई छुपाए छुप नहीं सकती, छुप ही नहीं सकती। सर का पॉइंट था फेंसिंग। सर ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, फेंसिंग करने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि फेंसिंग हम अपने इलाके में करते हैं। हम जो पंजाब के अगर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर आप गए होंगे फेमिलराइजेशन विजिट्स के दौरान, हमारे तो खैर डिप्लॉयमेंट होती है, तो उसमें जो बॉर्डर पिलर्स हैं वो हमारी फेंसिंग से आगे हैं। हमने बॉर्डर फेंसिंग बॉर्डर पिलर से इंडिया की तरफ करी और उसके अंदर गेट्स लगाए हैं, जिससे कि किसान अपने जाकर गेट के बाहर बॉर्डर पिलर तक अपनी खेती करते हैं और वापस आते हैं। तो सर इसमें परमिशन का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, एक जिम्मेदार देश, एक जिसको कि कई बार कमजोरी समझा जाता है, हमने आपको इन्फॉर्म किया कि हम ये कर रहे हैं। और जहां तक बात है आपका बिल्कुल सही कि इनके अंदर से दहशतगर्द कैसे अंदर आ जाता है, तो सर ये आपको भी पता है कि नदी का जो बहाव है वो हर बार बदलाव लेता है, चीजें लैंडस्लाइड होती हैं, जमीन बह जाती है, हमारा करोड़ों रुपए की फेंसिंग भी उसमें कई बार बही है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम सब इस चीज को देख चुके हैं। तो इस वजह से ये कहना कि हर इंच के ऊपर वो बॉर्डर है, अगर आप स्पेसिफिक एग्जांपल लेना चाहें तो अगर आप गलार टांडा कठुआ से लेकर अगर जम्मू तक जाएंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि वहां कितनी बॉर्डर फेंसिंग डैमेज्ड है। ये हमारे लिए इकोनॉमिक ड्रेन है, उसको रिपेयर हम समय पर ही कर पाएंगे। मॉनसून्स में हर बार ये प्रॉब्लम्स है। सो आप ये कहें कि फेंसिंग लगा ली, फेंसिंग हमने लगाई थी कि यस किसी तरह से क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट रुक जाए, बिल्कुल रुक जाए। हमारी इंटेंशन यही थी, टेररिज्म के लिए हमें बार बार आपको ब्लेम ना करना पड़े, क्योंकि हम उसको रोक पाएंगे और हमने उसको काफी हद तक कम किया है। अगर ये सब शायद नहीं होता तो पता नहीं कहां से कहां बात होती हमारे पास। आप एक बात बताइए, अफगानी मिलिटेंट जो मारे गए हैं इतने सालों में, वो कहां से आए? पाकिस्तान, चलिए यहां की बात छोड़ दीजिए, कसाब कहां से आया? ये सारी चीजें शक डालता है और शक को मजबूत कर कर विश्वास में कन्वर्ट कर देता है कि शायद पाकिस्तान ही इस टेररिज्म के पीछे है। हमारा परसेप्शन मिसगाइड हो जाता है, क्योंकि दिख ये रहा है जब लोग वहां से आ रहे हैं उनकी। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कोई एक टेररिस्ट अकेला श्रीनगर का अपना जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मिसगाइडेड एलिमेंट है, लोगों के अंदर रोष हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, 100 प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से वो मिसगाइड हो जाते। आपको आपके सामने अपील्स आई हैं उन माओं की कि जिनके लोगों को, जिनके बच्चों को ले जाया गया है पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स में और वहां से ट्रेन हो रहे हैं और वो उनको रिकॉल करने की अपील कर रही है। आप बताइए, हमने अगर जो भी सर्जिकल स्ट्राइक को आप बोलना चाहें, हमने सिर्फ टेरर कैंप्स को क्यों एंगेज किया? क्यों नहीं हमने किसी सिविलियन को एंगेज किया? क्यों नहीं हमने किसी मिलिट्री को एंगेज किया? क्योंकि मिलिट्री लेवल पर आपके हमारे बीच में सिर्फ डिस्प्यूट इसी बात का है कि आपकी मिलिट्री टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है और वो मिलिट्री ओपन नहीं कर रही है आपकी, सिर्फ हम तो डायरेक्ट ब्लेम करते हैं आईएसआई को कि आईएसआई कर रही है, और इसके प्रूफ आपको दिखते हैं। समझने की बात है दोनों ही देशों के लिए, टेररिज्म
अपने आप में खतरनाक है दोनों देशों। जी ब्रिगेडियर साहब, आपने बात सुनी कर्नल साहब की, क्या कहेंगे आप? जी, जहाँ तक फेंसिंग का ताल्लुक है तो ये कहता है कि नहीं, इसके लिए इजाज़त नहीं पड़ी। तो फिर ये 2003 का मुआहिदा किस लिए था? और दूसरी बात ये है कि क्या आप एलएफसी के जहाँ पर के आर्टिलरी या जो मोटर के रेंज है, वहाँ पर आप इस किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं, जहाँ पर फोर्सेस आई बाल टू आई बाल हो और जहाँ पर कि आपका एलएफसी गर्म हो, तो क्या इस किस्म की एक्टिविटी आप कर सकते हैं? एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि आपका इंटेंशन तो ये था कि हम इनको रोकेंगे। आपके जो ब्लेम था उस ब्लेम को हमने पाकिस्तान ने एक गुडविल के तौर पर आपको बताया कि आप फेंसिंग कर ले ताकि आपको कोई बहाना न मिले। लेकिन वो बहाना तो अभी बढ़ गया है बनिस्बत एक इंसिडेंट हो जाता है और उसमें पाकिस्तान की तरफ आप अपने प्लेन भेज देते हैं और बालाकोट को निशाना बनाते हैं, उनके दरख्तों को, कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया। एक बात यह है, जब आप लिमिटेड वार की बात करते हैं आपके डॉक्ट्रिन में है, आप अपना डॉक्ट्रिन पढ़ ले, सर्जिकल स्ट्राइक आपके डॉक्ट्रिन में है। और तीसरी बात ये दहशतगर्दी का जो, ये तो 2001 के बाद, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल गया अमेरिका, जो उन्होंने इसका सहारा लेकर अफगानिस्तान और बाकी जो मिडिल ईस्ट में चला गया, इराक में वगैरह। तो बात ये है कि ये दहशतगर्दी का जो दुनिया में एक करेंसी चल रही है, उस करेंसी से आपने फायदा उठाया और उस करेंसी को पाकिस्तान के साथ अभी उस पर आप बार्टर करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जबकि कोर इशू है जिसकी वजह से कश्मीरियों पर लॉकडाउन है, ये कोई डिनाई कर, आप बीबीसी को बताए, जिसको बनाए, वहां पर जो लोग हैं आप उनसे पूछ लो, हमारे पास भी इधर आते हैं सेमिनार्स में से लाए, इसके अलावा वहां से होकर आए, वहां से उनके टेलीफोन नंबर हैं। आपके फौजियों की कैजुअलिटीज का बाद में आपको पता चलता है, जबकि इन लोगों को पता होता है कि कौन है, या उनके जो फ्रीडम फाइटर्स वहां पर मारे जाते हैं। बात यह है कि अगर ये एक इंटरनेशनल कानून है कि अगर वहां पर प्लेबिसाइड का वादा किया और कोई उसको डिनाई कर रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना उनके लिए आज़ादी की जंग है, न वो दहशतगर्दी है, ख्वाह वो अंदर का हो ख्वाह वो बाहर का हो। दूसरा, पाकिस्तान एक फरीक है, पाकिस्तान इंडिया एक फरीक है, रिकग्नाइज। इस फरीक के लिए जो भी मुमकिन है पाकिस्तान के लिए लॉ फेयर के लिहाज से, कि वो किसी कोर्ट में जाए और वहां पर जो वहाँ एट्रॉसिटीज हो रही है उसके तहत मुकदमा कायम करे ICJ या जो बाकी जिनेवा कन्वेंशन के तहत। और तीसरी बात ये भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान इन लोगों को वो लीगली मटेरियल सपोर्ट दे सकते हैं जो कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स हैं। और तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहां तक बॉर्डर इश्यूज का ताल्लुक है तो वहां पर आपने फेंसिंग की हुई है बाकी बॉर्डर के साथ, लेकिन जहां पर डिस्प्यूटेड है और वहां पर आप फेंसिंग कर देते हैं, वहां पर एक पेनिट्रेंस जो आपको बना रहे थे दौलत बेग को, और वहां पर चाइनीज आपके पीछे आ गए, जो गलवान वैली है वहां पर आप इन्फ्रिंज कर जाते हैं और फिर वो आ जाते हैं, तो जाहिर है कि आप कुछ करते हैं, लॉजिस्टिक स्टेमिना बढ़ाते हैं, सड़कें बनाते हैं, वहां पर बटालियन की बजाय एक ब्रिगेड साइज फोर्स को ले जाते हैं। तो जाहिर है कि ये चीजें आपके कैपेसिटी को, आपके इंटेंशंस को, आपके एग्रेसिव पोस्चर को बढ़ा देते हैं। तो जब एग्रेसिव पोस्चरिंग होती है तो उसका रिस्पांस तो होगा, और वो उसका रिस्पांस चाइना की तरफ से भी आया, इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से भी है। अगर आप कहते हैं कि लिमिटेड वार हम अब भी लड़ सकते हैं, ये जो कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी है तो आपकी यही है कि एक लिमिटेड वार चाहे पाकिस्तान को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के अंदर अंदर उसको ह्यूमिलिएट किया जाए। तो ये चीजें तो अपनी जगह पर मौजूद है। जहां तक आप कह रहे हैं कि वहां पर सिटीजन्स का क्या ताल्लुक है, तो आपने एक ओवैस की मिसाल तो दे दी, लेकिन वहां पर जो हजारों मुजाहरे हुए, जो कि पूरी दुनिया के जो चैनल्स थे, वीडियोस, उनको उन्होंने सोशल मीडिया ने और इसके अलावा मास मीडिया ने और प्रिंट मीडिया ने उसको कवर किया। आपके अपने जो राइटर्स हैं उनकी तरफ जाओ और उनसे पूछ लो क्या हो रहा है। और तो ये सिटीजन राइट अगर ठीक था तो इतने बड़े मुजाहिरे क्यों मुसलमानों की तरफ से आए, क्रिश्चियंस की तरफ से? आपके सेन एलिमेंट को उनको सपोर्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि ये मर्डर ऑफ सेकुलरिज्म है,
उन्होंने कहा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करना, डिसफिगर करना है। उन्होंने ये सारी बातें कह दी है। तो आपने उन मुजाहिरों में हिस्सा लिया जो आपको मौका था कि ले लेते? क्योंकि जाहिर है कि वो लोग पागल तो नहीं थे कि इतने बड़े मुजाहिरे कर रहे थे। इतने बड़े लोगों को आपने गिरफ्तार किया और फिर जो उनके यूनिवर्सिटियों में घुस घुस कर आप उनको मारते हैं। क्या वो आरएसएस के किसके गुंडे होते हैं? अगर आप कहते हैं कि आरएसएस का ये नजरिया नहीं है तो ये नथुराम गाड कब से आपका हीरो बन गया? ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है। अगर ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है तो आप एक वो गाय को ज़बह करने या उसके कबाब खाने पर उनके एमपी को तो अंदर कर देते हैं और उन पर पर्चा काट लेते हैं। अगर ये बातें वहां पर नहीं है तो ये घर वापसी प्रोग्राम क्या है? या आप निसाब को जो चेंज कर रहे हैं और जो हीरोज को जीरोज में बदल रहे हैं, ये क्या है? ये सारा जाहिर है कि उसका है। आपके बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें तो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया हुआ अभी तक। आपके जो आर्टिकल 370 और 35 है को एब्रोगेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था? आपने इसको क्यों कर दिया? कौन सी, अगर कश्मीरी आपके साथ थे, पुरअमन रह रहे थे और सब कुछ था, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? तो जाहिर है उसको तो अभी वो जो एनेक्सेशन हुआ था या एनेक्स किया था, उसको भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उन्होंने उसको अप्रूव नहीं किया था। फिर कश्मीर पर जितने आपके, हम तो इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर है उनको तो वहां पर ले जाते हैं जहां पर आप मोटर दाग लेते हैं या वो कर लेते। आप उनको इजाजत क्यों नहीं देते? उनको क्यों इजाजत नहीं मिलती? इंटरनेशनल मीडिया को क्यों इजाजत नहीं मिलती? बाहर से जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन आते हैं उनको इजाजत क्यों नहीं मिलती? वहां पर जो सपोर्ट हम देना चाहते हैं फ्यूटिला की शक्ल में मुस्लिम दुनिया, उनको क्यों इजाजत नहीं दी जाती? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको क्यों इजाजत नहीं दी जाती? अगर वहां पर कुछ नहीं है, वेयर देयर इज ए स्मोक देयर इज ए फायर। बिल्कुल सही। मैं लास्ट कमेंट आपकी तरफ से आएगा कर्नल साहब, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी जो मेरे माइंड में भी बहुत दफा आती है और मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स हैं या समझे इवन बच्चे, मेरे भाई की बेटी है, शी इज जस्ट 13 to 14 years ओल्ड, वो मुझसे कह रही थी, तो मैंने वो मुझसे कहती थी कि पहले ये बात होती थी कि चीनी और हिंदी भाई भाई, ये एक स्लोगन बना था। तो कहते हैं इसी तरह से आप क्यों ये इस तरह लड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और साथ ही पाकिस्तान के लिए उसने बड़ा अच्छा सवाल मुझसे किया जिसका मैं उसको जवाब नहीं दे सकी। वो ये कि हम पाकिस्तान की तरफ से ब्रिगेडियर साहब आपको बता रही हूँ कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं कि हम दावा करते हैं कि भारत मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, भारत का जो मजहब है वो हमसे अलग है, इस वजह से हम उनसे दोस्ती नहीं कर सकते, इस वजह से हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए, या जो भी हम कहते हैं। लेकिन हम देखने में एक जैसे हैं, हम एक दूसरे की जबान समझते हैं, हमारे खाने एक जैसे हैं। चाइनीज भी मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, हर जगह नेट आप देखें सोशल मीडिया पे मौजूद है, पाकिस्तान उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। उनका रिलीजन हमें समझ नहीं आता, उनकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी चाइना हमारा दोस्त है और भारत हमारा दुश्मन है। ये चीज भारत में भी, भारत को भी सीखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को दुश्मन ना बताए। और सेम यही चीज हमें, जब तक हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे और सिर्फ दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, ये चीजें सही होने वाली नहीं है। अब हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ और इस पे लोग मुझे गलत भी कहें, लेकिन जो बात मुझे लगी और मुझसे इवन एक छोटी बच्ची ने बात की, वो मैंने आप लोग को बता दी। जी कर्नल साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बढ़िया बात है। मैं काफी प्रोग्राम्स में ये बोल चुका हूँ और आज आरजू जी को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं उनको भी बता रहा था कि आरजू जी थोड़ा कम बोला करिए, क्योंकि पाकिस्तान में रेपुटेशन बढ़ती चली जा रही है कि आरजू जी कहीं इंडियन तो नहीं है। जब आरजू जी इस तरह की बात करती हैं कि नफरतें नहीं फैलानी चाहिए, दुश्मन नहीं समझना चाहिए, तो मेरे ख्याल इसे कोई सुन रहा हो, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा हमारे पॉलिटिशियंस, हमारा मीडिया भी सुने, आपका पॉलिटिशियन आपका मीडिया भी सुने। जो सबसे बड़ी बात आरजू जी पूछ रही हैं, जिसका कि हमें जवाब देना ही चाहिए और बड़ी जिम्मेदारी से देना चाहिए। सर मुझे एक बात बताइए। हाँ, यस, इंटरनेशनल कानून है, आपने बिल्कुल ठीक बोला सर, इंटरनेशनल कानून है। तो इंटरनेशनल कानून के ऊपर मैं आपको क्यों ब्लेम करूं और आप मुझे क्यों ब्लेम करें? पहली बात।
देख लो आरजू, आप सुन पा रही है? सर बस 5 मिनट और। हाँ, एक मेरे से गलती से कट गई, जल्द गलती से। जी जी, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ ही जा रहे हैं जी। कैन यू सी मी? नहीं सर, आपकी वीडियो नहीं आ रही। एक मिनट, मुझे ये नहीं पता चल रहा कहाँ से ज्वाइन करना है। मैं अच्छा, सर इस दौरान में चलिए, ज्वाइन जरा हो गया, आरजू, ज्वाइन हो गया। मैं आपको ज्वाइन कर गया हूँ। जी सर, आपकी नहीं आ रही मगर। अब एक मिनट, हाँ आ जाएगी, आएगी, आ गई। ओके, अब आ गई। हाँ, थोड़ा टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा उम्र के वजह से कम एडवांस हूँ जी। तो आरजू जी, आपने जो सवाल पूछा है इंटरनेशनल कानून, तो सर ब्रिगेडियर सर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इंटरनेशनल कानून को इंटरनेशनल कानून की तरह चलने दीजिए। उसके बीच में हमें आपस में सिर मारने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कोर इशू जो आपने बोला कि यूएस के जब से यूएस हाँ, मुझे बताइए, जब पिछले 40 साल से यूएस पाकिस्तान के साथ खड़ा था तब हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। आज किसी भी वजह से, हम रीजंस में नहीं पड़ेंगे, अगर वो आज इंडिया के साथ खड़ा है तो क्वेश्चन मार्क लग गया कि उसकी रिलायबिलिटी है या नहीं। जहां तक आपने बात करी कि सर किस तरह की फौज, सर हमने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाए इसीलिए हैं। हमने जो अपने यहाँ बनाए हैं कि एक ग्रुप कहीं पर भी जाकर ऑपरेट कर सकता है, कहीं पर भी कोई चीज टेक ओवर कर सकता है, 2 लिंक स्टैब्लिश कर सकता है। ये हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ये जो कोल्ड स्टार्ट की आप बात कर रहे हैं, ये कोल्ड स्टार्ट का प्रोसेस क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जो सिस्टम है कि पहले हम कॉन्क एरिया में जाएं, फिर असेंबली एरिया में जाएं और फिर एफयूपी पे जाएं, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम कैंटोनमेंट से निकले और सीधे जहां हमारी जरूरत है वहां पर पहुंचे। ये हमारा बिल्कुल इंटरनल मामला है, इंटरनल हक है, इंटरनल जिम्मेवारी है, इंटरनल टैक्टिक्स है, इंटरनल स्ट्रेटजी है। इसमें कहीं किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको बुरा लगे, अच्छा लगे या क्या लगे। जहां तक आपके अगर इसका मिलिट्री एंगल ले रहे हैं कि आप एग्रेसिव हो रहे हैं एज इंडिया, सर आप फौज रखते किस लिए हैं? आज की तारीख में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूएस, रशिया, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे किस लिए? ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स लड़ने के लिए नहीं है, ये डेटरेंस के लिए हैं। ब्रिगेडियर साहब फौज से हैं, वो समझते हैं इस बात को। आरजू, आपके लिए भी ये बड़ी जनरल नॉलेज बात। किसी के पास इस समय वो दिल नहीं है कि यस वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब स्ट्रेट अवे इस्तेमाल कर ले, नहीं करेगा। हर स्टेट जिम्मेवार है, उसे मालूम है इसका क्या प्रॉब्लम है, इसलिए ये डेटरेंस के लिए है। लेकिन फौज आप किस लिए रखते हैं? आप बॉर्डर के ऊपर क्यों लगाते हैं? सर अगर इसी बात को मैं आपकी बात को आगे बढ़ा दूं, अगर पाकिस्तान को ये लगता है, पाकिस्तान को ये पता है इंडिया अटैक करेगा नहीं, आप क्यों बेकार में इतनी फौज लगा के बैठे हुए हैं बॉर्डर के ऊपर? आराम कराइए, कम करिए फौज को। क्योंकि अगर आपको ये पता है, जब डर ही नहीं है, तो हमें और चाइना के साथ हमें डर है, हमें इंडिया को पाकिस्तान के साथ डर है कि भाई हो सकता है ये टेररिस्ट और ज्यादा आ जाए, हो सकता है कल फौज अंदर आ जाए। कारगिल की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री अंदर आई थी, हमने आपको आई कार्ड दिए थे, सब कुछ किया था। आपने माना नहीं माना कोई बड़ी बात, इसमें मैं समझ सकता हूं पॉलिटिक्स आ जाएगी, इंटरनेशनल रिलेशन आ जाएंगे वगैरह, लेकिन आप फौज मेंटेन करते किस लिए हैं? टू यूज इट। और पहली बार 53 इयर्स में चाइना के खिलाफ हमारी सोशल पब्लिक, हमारी इंडिया, हमारी सरकार, हमारी मिलिट्री डिमांड कर रही है इंटरनली कि जनाब ये जो गन आपने हमारे को इशू करी है, इसका एमिनेशन जो आपने हमें इशू किया है, इसके ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि कहां पर इस्तेमाल होगी और कहां पर नहीं। जिसको ज्यादा फिक्र पड़ रही है वो बॉर्डर पर आ जाए, वो बताए कि कहां इस्तेमाल होनी है नहीं होनी है। इस समय हमारा गुस्सा इस बात पर है, फौजी का गुस्सा, कि ठीक है 53 साल से ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल थी कि आप छाती से छाती कर कर आदमी को धक्का देते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं डिसाइड करूंगा, उस बॉर्डर पे खड़ा हुआ जवान, उसका कंपनी कमांडर, उसका कमांडिंग ऑफिसर, उसका ब्रिगेड कमांडर, वो डिसाइड करेगा कि मुझे उसको इस्तेमाल करना है या नहीं। ये क्या तरीका है
कि देखिए हमें समझ आती है कि चीनी फौज आई थी बड़े बैंड बाजे के साथ कि हम यहाँ रहेंगे, लेकिन उनका खुद का बैंड बज गया। उनके लोगों ने उनको बोला कि चलिए जी वापस जाइए, वो वापस गए, वापस जाना शुरू किया। जब वापस जाना शुरू किया, कोई एक जगह जहां पर उन्हें खाली करना चाहिए था टाइम वाइज, नहीं किया। कमांडिंग ऑफिसर इंडियन ने बोल दिया कि भाई आपका ये भी इलाका खाली नहीं हुआ है अभी तक, क्यों नहीं हुआ है? आपने लेके पत्थरबाजी कर दी। मैं तो अभी भी कहूंगा कि यस, भगवान का शुक्र है। देखिए किस तरफ क्या डैमेज हुआ वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन भगवान का शुक्र है अगर यही गोलियां चली होती तो ये आपको क्या लगता है अगर चाइनीज वहां पर 200 से 250 थे, मतलब कितना भी खराब एम लगा लीजिए, और इंडियन आर्मी तो वेल ट्रेन्ड है। चाइना की प्रेस बोल रही है कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में इंडिया के कंपैरिजन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो सर ये तो मार्क्समैन है, बहुत बहुत ज्यादा तबाही हो जाती ये अपने आप। और आप सोचिए अगले दिन सुबेरे दोनों मेजर जनरल मिलकर फिर वही डिसीजन लेते हैं कि चाइनीज फौज वहां से विड्रॉ करेगी, और उन्होंने वहां से विड्रॉ कर डी एस्केलेट किया। तो देखिए ब्लेम गेम अपने आप में बड़ी अच्छी चीज हो सकती है, जो न्यूज़पेपर में, टीवी में, गवर्नमेंट लेवल पर हो सकती है। हमारे कंट्री में हमें अलाउड है प्रोटेस्ट करना। हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अगर हमारा डिप्लोमेट कोई चीज बोल रहा है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फौज, डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल तीन अलग अलग राहों पे चल रहे हैं। राह एक ही है कि यस, सिचुएशन को डी एस्केलेट पहले करना है, उसके बाद अगली बात करेंगे। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यस, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। जी कुछ कहना चाह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना के साथ तो डी एस्केलेशन की इनकी स्ट्रेटेजी है और पाकिस्तान के साथ एस्केलेशन की स्ट्रेटेजी है। तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है हाँ कि छोटे पर चढ़ दौड़ो और जो ताकतवर है उसके सामने लेट जाओ। दूसरी बात ये जो IBGs की बात कर रहे हैं, ये बैटल ग्रुप की, तो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया हुआ है ना, और जाहिर है कि पाकिस्तान ने उसके तोड़ में अपना नसर मिलर और टेक्टिकल मिसाइल और इसके अलावा जाहिर है कि उसने अपने डिफेंस के लिए जो कुछ करना है। तो फिर इंडिया क्यों वावेला कर रहा है कि टेक्टिकल वेपन इनके पास है और टेक्टिकल जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये दहशतगर्दों के हाथ में चले जाएंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों न्यूक्लियर पावर है, ये अब खुद को तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में फिट करना चाहता है, पाकिस्तान को अपोज कर रहा है। तो अगर इक्वलिटी की बुनियाद पर है तो क्यों अपोज कर रहे हो, फिर फेस करो। और चौथी बात में एक है ना, ये जो न्यूक्लियर ग्रुप था इसका तो NPT तो इस वजह से बना था जब आपने 74 में धमाका किया था और लोगों उनके फ्यूल को आपने कन्वर्ट किया था। और अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देख लो, आपके अपना जनरल आपके टीवी पर बोल रहा है कि ये किस किस्म की फौज है जो मुक्कों और उससे और इसकी गोली किसके पास है, ये क्या दिल्ली से हम इजाजत लेंगे? तो भाई अगर आपका इस किस्म की स्ट्रेटेजी थी तो उन्होंने क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया? आप कैजुअलिटीज पर कैजुअलिटीज लिए जा रहे हैं और कभी कहते हैं लैंडस्लाइड आया हुआ है, कभी कहता है नहीं ये गलतफहमी से हो गया। भाई हमने 62 भी देखा है, ये भी देखा है। ठीक है आप क्लेम करते हैं कि 71 में, अगर 71 में आपने आतंकवादियों को सपोर्ट किया था और ये आपका रिकॉर्ड भी है, लेकिन हमने अभी तक किसी को क्लेम नहीं किया कि हमने इसको सपोर्ट किया है। ये आप ही थे जो कि समझौता एक्सप्रेस में आपका सर्विस एक्सप्लोजिव भी इस्तेमाल हुआ, कर्नल पुरोहित भी इस्तेमाल हुआ और उसको आपने छोड़ दिया, जो कि हमारे 67 कैजुअलिटीज बन गए। क्या वो आतंकवादी नहीं थे? वो आप ही के फौज के थे और RSS से उनका ताल्लुक था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमने स्पिक एंड स्पेन में उसको देखनी होती है, एक क्लियर नजर में उसको देखना। हम ब्लेम में गेम में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह पर सही है और ये है कि पाकिस्तान अपने जो आप डिटरेंस की बात करते हैं, अगर उस डिटरेंस को आप सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए या लिमिटेड वार के जरिए आप उसको चैलेंज करेंगे, इट मीन्स यू आर एस्केलेटिंग। एंड हमारी पॉलिसी फिर ये है कि वी विल गो क्विड प्रोको प्लस, और आपने उसको देख भी दिया 27 फरवरी को जो कि एक एयर कम्बैट हुआ था। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को इस तरीके से न देखें कि हम तरना वाला है और वो वहाँ पर
वो जो चाइना की तरफ से वो मतलब है कि मुक्कों और उससे काम चलेगा। तो मेरे ख्याल में कि हमें ये देखना चाहिए कि अपने इंटरनल फ्रंट को देख लें कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है किस लिए, और जो कश्मीर को इंटीग्रेट किया है, और इसके अलावा वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है या वहाँ पर जो लॉकडाउन है या जो प्लेबिसाइड का वादा है, उससे डरो मत, उसको कर लो। ठीक है, अगर है तो आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को इजाजत दे दे, आप इंटरनेशनल बॉडीज को दे दे, प्रेस को दे दे, मीडिया को दे दे, तो फिर पता चल जाएगा कि कौन कितना किस हालत में क्लीन है। और पाकिस्तान में तो हम जहां पर हमला कर देते, जहां पर हम हमला कर देते, हम दूसरे दिन डिप्लोमेट्स को ले जाते हैं। और आप क्यों नहीं ले जाते? आपने कितनी दफा ले गए और हम कितनी दफा ले गए? मोर देन मतलब है कि 100 times वी हैव टेकन देम, इसलिए कि वो यहाँ पर डिप्लॉयड है, लेकिन आप तो उनको इजाजत नहीं देते। क्यों? समथिंग इज देयर जिसको आप छुपा रहे हैं। इसका 2 लाइन का आंसर आरजू जी। जी जी जरूर। कहां तक एनिमी की बात है, डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, पिछले आप इतने दिन से देख रही हैं हर टीवी हर न्यूज़पेपर, हु इज एनिमी नंबर 1? चाइना इज एनिमी नंबर। वी हैव नेवर सेड पाकिस्तान इज आवर एनिमी, वी हैव नेवर सेड, हम कहीं नहीं बोल रहे, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया इसलिए कहते हैं कि इसके जरिए इन्होंने पहले सोवियत यूनियन की काऊ को मिल्क किया और अभी वो अमेरिकन काऊ को मिल्क कर रहे हैं। जी सर, जी मेरा सिर्फ जो सबमिशन है वो ये है, इंडिया एक अपनी नई राह पर चल चुका है, जिसे मैंने कई प्रोग्राम्स में कहा है, इंडिया अब एक हाथी चाल पर आ गया है। वो अपनी चाल मेंटेन करेगा, डायनेमिक रखेगा, जैसा उसे सूट करता है वो उस हिसाब से चले। अब हम नहीं देख रहे वो चीजें जो ट्रेडिशनली हमारे को रोकती थी। अब हम एक नई दिशा, क्योंकि देखिए 70 साल में हमने कोशिशें सारी कर ली, अब एक ये नई कोशिश है कि हम अपने हिसाब से चलें, हम अपने हिसाब से अलाइनमेंट करें, हम अपने हिसाब से अपने काम करें। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से किसको डरना है किसको नहीं डरना, वो उसका प्रॉब्लम है, ये अब हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमने अपने आप को एफिशिएंट बनाना है, इकोनॉमी को ग्रो करना है। अगर उसमें चाइना थ्रेटन्ड फील्ड कर रहा है, उसकी गलती है। हमने कहीं नहीं बोला कि नहीं जी हमने उसकी चाइना की इंडस्ट्री को बीट करना है, हमने बोला हमें अपनी लकीर बढ़ानी है, हम बढ़ा के रहेंगे, किसी को अच्छा लगे रखे, नहीं तो साहब हम इस समय बड़े खुश हैं, हम आराम से सो पा रहे हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोग शो में आए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है हाथी की चाल चले, लेकिन पोरस का हाथी कहीं न बन जाए या अब्राहा के हाथी न बन जाए, क्योंकि फिर उनके लिए अबाबील काफी होते हैं। और इसी तरीके से राजा दायर के हाथी न बन जाए, क्योंकि उसके लिए फिर मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़े। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने शो ज्वाइन किया। और आई विश के खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान हमारे दोनों के जो टर्म्स हैं वो अच्छे हो जाएं, ताकि किसी दिन कर्नल साहब इस्लामाबाद आए, हमारे घर आए, बिरयानी खाएं और हम भी इंडिया जाएं और घूमें और ताजमहल देखें और सब जगह देखें। तो ये एक अच्छी, हम जो नेक्स्ट जनरेशन है कम से कम उसके लिए हम एक बेहतर फ्यूचर और बेहतर कंट्री छोड़ के जाएं। थैंक यू सो मच सर। तो मेरा ओपन इनविटेशन है, आप कभी भी दिल्ली आए। थैंक यू। थैंक यू।